नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान के क्रांतिकारी या फिर स्वतंत्रता सेनानी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पंडित हीरालाल शास्त्री जी को। पंडित हीरालाल शास्त्री जी को, ठीक है। अगर हीरालाल शास्त्री जी के जन्म की बात करें तो इसका जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर में हुआ था, ठीक है। 24 नवंबर 1899 को जयपुर में हुआ था, ठीक है। जयपुर राज्य में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना और स्वतंत्रता संघर्ष में हीरालाल शास्त्री का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। और आगे चलकर हीरालाल शास्त्री जी ने जीवन कुटीर की स्थापना की थी 1929 के अंदर जीवन कुटीर की स्थापना की थी। और आगे चलकर 1942 के बाद उसको वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाने लगा था। वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाने लगा था 1942 के बाद, ठीक है। यह कहाँ है? यह निवाई टोंक के अंदर पड़ती है, ठीक है। निवाई टोंक के अंदर पड़ती है। तो इसका संचालन इसकी पत्नी रतन शास्त्री कर रही थी, रतन शास्त्री, ठीक है। तो 1955 के अंदर रतन शास्त्री को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजस्थान की प्रथम महिला जिसको पद्मश्री सम्मान दिया गया था, ठीक है। तो पंडित हीरालाल शास्त्री एकीकरण के जो चौथा चरण था, राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, उसका जो चौथा चरण था, उसका चौथे चरण के प्रधानमंत्री भी रहे थे, ठीक है। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री जी रहे थे, ठीक है। इन्होंने एक गीत भी लिखा था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और इसकी एक आत्मकथा भी है, आत्मकथा, ठीक है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से। तो शास्त्री जी का जन्म 1899 ईस्वी को हुआ था जयपुर के अंदर। और जो शांताबाई जीवन कुटीर की स्थापना की थी, और उसके बाद इसका नाम बदलकर वनस्थली विद्यापीठ रख दिया गया था 1942 में। और एकीकरण का जो चौथा चरण था उसके प्रधानमंत्री भी रहे थे और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे। और इनका एक गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और एक आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ठीक है। अगले क्रांतिकारी लेते हैं हम सागरमल गोपा। सागरमल गोपा, ठीक है। जैसलमेर, कहाँ के रहने वाले थे गोपा? जैसलमेर के रहने वाले थे, ठीक है। तो इनका जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इसका जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी को हुआ था। तो जैसलमेर के तत्कालीन रेजिडेंट ने इन्हें आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत उसको गिरफ्तार किया गया था झूठा मुकदमा चला करके, ठीक है।
झूठा मुकदमा चला करके इसको जेल में डाल दिया गया था। 25 मई 1941 को इसको जेल में डाल दिया गया और अप्रैल 1946 को इसको तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था। एकमात्र क्रांतिकारी जिसको जेल में तेल डालकर जिंदा जलाया गया सागरमल गोपा। ठीक है, तो सागरमल गोपा ने पुस्तकें भी लिखी, जिससे रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, तो सागरमल गोपा जैसलमेर के रहने वाले थे। इसका जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने पुस्तक लिखी रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। 25 मई 1941 को इसके खिलाफ झूठा मुकदमा चला करके इसको जेल में डाला गया और 1946 को इसको जेल में तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, अगले क्रांतिकारी लेते हैं हम बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के रहने वाले थे? बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर के रहने वाले थे और इसका जन्म 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जन्म 1908 में हुआ था। ठीक है, तो 1908 के अंदर डीडवाना के पिलवा गांव के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इसको भारत रक्षा कानून के तहत रक्षा कानून के तहत 9 जून 1942 को जेल में डाल दिया गया था। 9 जून 1942 को जेल में डाल दिया गया था और 19 जून 1942 को इसकी मृत्यु हो गई थी। 19 जून 1942 को इसकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि इसके साथ क्रूर व्यवहार किया गया था, जिसके कारण इसका स्वास्थ्य खराब हो गया था और स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बाल मुकुंद बिस्सा जी जोधपुर के रहने वाले थे और 1908 में इसका जन्म हुआ था और इन्होंने चरखा संघ और खद्दर भंडार की भी स्थापना की थी 1934 ईस्वी में। ठीक है, तो डीडवाना तहसील पिलवा गांव में इसका जन्म हुआ था और भारत रक्षा कानून के तहत इसको जेल में डाला गया और 1942 की इसको स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने चरखा संघ और खद्दर भंडार की भी स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्रांतिकारी लेते हैं हम नाना भाई खांट। नाना भाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? रास्तापाल डूंगरपुर के रहने वाले थे। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन के स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 के अंदर आंदोलन चलाया था। तब कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया गया और प्रजामंडल द्वारा जो पाठशालाएं खोली गई थी उनको बंद कर दिया गया था। तब माणिक्यलाल वर्मा ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कहा कि हमें पाठशालाओं को बंद नहीं करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़े। तब इन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी, नाना भाई खांट ने एक प्रतिज्ञा की थी। ठीक है,
वो ऐसे थे कि जब तक मेरी जान रहेगी, इन्होंने कहा था, प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने कहा कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। तब वहां की रियासत ने पुलिस कर्मियों को भेजा था 18 जून 1947 को इनकी पाठशाला बंद कराने के लिए। 18 जून 1947 को। तब कहते हैं कि इन्होंने पाठशाला के आगे खड़े हो गए थे ये लोग और पाठशाला नए बंद करने के लिए कहा था। तो पुलिस कर्मियों ने इसके ऊपर लाठियों से और गोलीबारियों से और बंदूकों से इसको पीटा। तब 18 जून को यानी उसी दिन इसकी मृत्यु हो जाती है, उसी दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में इतने ज़्यादा पूछ सकते हैं कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। यह प्रतिज्ञा किसने की थी? तो यह प्रतिज्ञा नाना भाई खांट ने की थी। या यह पूछ सकते हैं कि नाना भाई खांट कहाँ के रहने वाले थे? वो रास्तापाल डूंगरपुर के रहने वाले थे। ठीक है, तो अगले क्रांतिकारी लेते हैं हम सरदार हरलाल सिंह को। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पर एक दो सवाल बनते हैं। सरदार हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह यह झुंझुनू के रहने वाले थे। झुंझुनू के रहने वाले थे। ठीक है, इसका जन्म 3 फरवरी 1901 को हनुमानपुरा झुंझुनू में होता है और इसके पिता का नाम था डालू राम। कहते हैं ये अनपढ़ थे और 1901 में इसका जन्म हुआ था। इन्होंने 1944 में राज्य प्रजामंडल के अध्यक्षता भी की थी और विद्यार्थी भवन झुंझुनू की भी इसने स्थापना की थी और 24 मार्च 1942 को इसका निधन हो जाता है। ठीक है, तो आज इतने क्रांतिकारी पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।